हाँ, फातिमा और शिफत, क्या पढ़ा था आप लोगों ने? फा, फातिमा और शिफत क्या पढ़ा था बेटा? हाँ, फातिमा और शिफत क्या पढ़ा था ये तो बता दीजिए। सर, गॉस लॉ कंप्लीट हो गया या नहीं हुआ? जी सर, कंप्लीट। तो इनफैक्ट मुझे जहां तक याद है कि सिर्फ गॉस लॉ पोटेंशियल डिफाइन नहीं किया, पोटेंशियल डिफरेंस, रिलेशन बिटवीन पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, ये सब कुछ भी नहीं पढ़ा है अभी। सर, कराया था तो बताइए ना कि लास्ट क्या कराया था, वो बता दीजिए। जो लास्ट हो ना वो बता दीजिए। सॉलिड एंगल, चलो छोड़ो छोड़ो। सॉलिड सॉलिड एंगल तो गॉस लॉ में ही बताया होगा सर, क्या कर रहे हो? सॉलिड एंगल का कॉन्सेप्ट क्या है वो तो गॉस लॉ में ही बताया होगा, फिर उससे। ठीक है, चलो मैं मान लेता हूँ कि गॉस लॉ इज ओवर, गॉस लॉ इज कंप्लीटेड। गॉस लॉ कंप्लीट हो चुका है। उसके आगे हम बात करते हैं। तो गॉस लॉ में इलेक्ट्रिक फील्ड सब मैं बता चुका हूँ शायद। तो उसके आगे बात करते हैं। देखिए सर, गॉस लॉ के बाद बात आती है सर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल और पोटेंशियल एनर्जी की। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल का बेसिक मतलब क्या है? तो पहली बात तो ये समझिए पोटेंशियल डिफरेंस का क्या मतलब है। तो पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब ये बेटा कि अगर किसी भी चार्ज पार्टिकल को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर मूव कराना इनसाइड एन इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर किसी भी चार्ज पार्टिकल को अगर आप एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर मूव कराओगे, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर, तो उस केस में जो आपको वर्क करना पड़ेगा डिवाइडेड बाय द चार्ज विच इज बीइंग मूव्ड, वर्क डन अपॉन चार्ज। ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, यू आर टेकिंग अ चार्ज क्यू फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी।
इनसाइड द इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, ये इलेक्ट्रिक फील्ड होगी ऑलरेडी यहाँ पर किसी, और उसके अंदर आप इस चार्ज को एक पॉइंट से बी पॉइंट पे मूव करा रहे हो। इस बात को आप ऐसे भी समझ सकते हो कि सर अगर मान लो कि ये सोर्स चार्ज है और यहाँ पर एक पॉइंट है ए, यहाँ पर एक पॉइंट है बी, अनडाउटेडली आप इमेजिन करिए कि अगर मैं कोई दूसरा चार्ज ले लूं, वो भी पॉजिटिव और ये सोर्स चार्ज भी पॉजिटिव, तो अनडाउटेडली दिस सोर्स चार्ज will exert the force of repulsion on the another charge, और आप अगेंस्ट दिस फोर्स ऑफ रिपल्शन आप इस वाले चार्ज को, इस दूसरे वाले चार्ज को आप इस बी पॉइंट से ए पॉइंट पे ले जा रहे हो अगेंस्ट द फोर्स ऑफ रिपल्शन। तो अगर आप अगेंस्ट द फोर्स ऑफ रिपल्शन जा रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि यू विल हैव टू डू सम वर्क इन मूविंग दिस चार्ज अगेंस्ट द फोर्स ऑफ रिपल्शन। ठीक है। सिमिलरली अगर मान लीजिए कि ये सोर्स चार्ज नेगेटिव है और आप इस टेस्ट चार्ज को मूव करा रहे हो अवे फ्रॉम द सोर्स चार्ज, देखो यहाँ पर जब दोनों पॉजिटिव है तो देयर इज रिपल्शन, तो दोनों एक दूसरे से दूर भागना चाहेंगे और आप अगेंस्ट द फोर्स ऑफ रिपल्शन एक दूसरे को एक दूसरे के पास ले जा रहे हो। इसी तरह से यहाँ पर जब नेगेटिव सोर्स चार्ज आपने रखा है, तो नेगेटिव सोर्स चार्ज की अगर हम बात करें इस केस में, तो नेगेटिव सोर्स चार्ज है और मान लीजिए ये दूसरा वाला चार्ज पॉजिटिव है, तो दोनों में अट्रैक्शन होगा। ड्यू टू दिस अट्रैक्शन द चार्ज स्मॉल q will tend to move towards the charge minus q। अब अगर आप इस चार्ज स्मॉल q को यू आर टेकिंग अवे फ्रॉम दिस माइनस q, तो उस केस में क्या होगा सर? उस केस में ऑब्वियस सी बात है, आप ये कह सकते हैं कि उस केस में ये अगर आप इसको इधर ले जा रहे हैं तो अगेन यू आर टेकिंग दिस चार्ज अगेंस्ट द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। पहले वाले केस में यू आर मूविंग द चार्ज अगेंस्ट द फोर्स ऑफ रिपल्शन, नाउ यू आर मूविंग द चार्ज अगेंस्ट द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो चाहे आप चार्ज को अगेंस्ट द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मूव कराइए या अगेंस्ट द फोर्स ऑफ रिपल्शन मूव कराइए, इन बोथ ऑफ द सिचुएशन आपको क्या करना पड़ेगा? यू विल हैव टू डू सम वर्क ऑन द चार्ज इन मूविंग इट आइदर अगेंस्ट द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और अगेंस्ट द फोर्स ऑफ रिपल्शन। तो आप जितना वर्क करते हैं इन मूविंग अ चार्ज अगेंस्ट द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और अगेंस्ट द फोर्स ऑफ रिपल्शन इन टेकिंग इट फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, वो फोर्स डिवाइडेड बाय द चार्ज इज बेसिकली कॉल्ड एज, वो फोर्स डिवाइडेड बाय द चार्ज इज बेसिकली फोर्स कह रहा हूँ, वो वर्क डिवाइडेड बाय द चार्ज इज बेसिकली कॉल्ड एज पोटेंशियल डिफरेंस। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि द वर्क रिक्वायर्ड टू बी डन in moving a charge from one point to another point either the against the force of attraction or against the force of repulsion is called as potential difference। तो potential difference अगर मुझे लिखना हो, ये point A है, ये point B है, और potential difference अगर मुझे लिखना हो तो मैं किसी भी चार्ज के लिए पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू ऐसे लिखूंगा, VB minus of VA is equal to work done in taking the charge from A to B divided by the charge which is being moved. This is known as potential difference। इसको हम कहते हैं potential difference। दो पॉइंट के बीच का जो पोटेंशियल का डिफरेंस है ये होता है। अगर मान लीजिए कि out of the 2.1 is at infinity, let us say कि if A is at infinity, if A is at infinity, ठीक है, तो A अगर infinity पे हो तो potential at A will be equal to 0। इन्फिनिटी पे अगर कोई पॉइंट हो तो वहां पर पोटेंशियल की वैल्यू क्या होगी? तो पोटेंशियल की वैल्यू 0 होगी। तो पोटेंशियल एट बी विल बी इक्वल टू व्हाट? तो पोटेंशियल एट बी विल बी सिंपली इक्वल टू वर्क डन अपॉन चार्ज। तो इसको आप क्या कह सकते हैं? इसको आप कह सकते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। दिस विल बी कंसीडर्ड एज इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। इसको आप इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल कहेंगे और ये वाला जो है आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस कहलाएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस। अनडाउटेडली इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल या पोटेंशियल डिफरेंस इज ए स्केलर क्वांटिटी। ये अपने आप में स्केलर क्वांटिटी है सर। ठीक है। अब अगर मान लीजिए कि सर ये तो हो गया किसी भी चार्ज को अगर इनसाइड द इलेक्ट्रिक फील्ड वी आर मूविंग फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, तो उस केस में ये जो वर्क डन है दैट इज दिस वर्क डन, और ये वर्क डन डिवाइडेड बाय द चार्ज को हम पोटेंशियल डिफरेंस कहेंगे। अगर मान लीजिए सर दूसरी बात कि अगर कहीं पर ऑलरेडी कोई चार्ज है, लेट अस से कि चार्ज Q इज देयर, और इस चार्ज का पोटेंशियल हमें लिखना है एट अ डिस्टेंस ऑफ r फ्रॉम दिस चार्ज। इस चार्ज से हमें एट अ डिस्टेंस ऑफ r हमें पोटेंशियल लिखना है, इस चार्ज से एट अ डिस्टेंस ऑफ r हमें पोटेंशियल लिखना है। तो पोटेंशियल की वैल्यू क्या होगी? तो पोटेंशियल विल बी इक्वल टू kq डिवाइडेड बाय r। दिस विल बी द वैल्यू ऑफ पोटेंशियल। रिमेंबर, ये पोटेंशियल विल बी पॉजिटिव और नेगेटिव डिपेंडिंग ऑन द चार्ज। कि पॉजिटिव फॉर
पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव फॉर नेगेटिव चार्ज। तो पोटेंशियल पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है डिपेंडिंग ऑन द चार्ज, वेदर वी हैव पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। दूसरी बात सर, अगर मान लीजिए बहुत सारे चार्जेस हैं, लेटर से ये Q1 है, ये सर Q2 है, इस तरह से चार्जेस हैं, Q3 है, और किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे पोटेंशियल आपको निकालना है सच दैट कि दिस पॉइंट इज एट अ डिस्टेंस ऑफ R1 फ्रॉम Q1, R2 फ्रॉम Q2 एंड R3 फ्रॉम Q3। तो इस पॉइंट पे जो पोटेंशियल होगा, नेट पोटेंशियल, दैट वुड बी द सम ऑफ द पोटेंशियल ड्यू टू द इंडिविजुअल चार्जेस। इसका मतलब क्या है कि ये जो पोटेंशियल होगा दैट विल बी द सम ऑफ algebraic sum of three potential V1 plus V2 plus of V3, which will be written as equal to KQ1 upon R1 plus of KQ2 upon R2 plus of KQ3 upon R3 and so on। ठीक है, this will be the sum of individual potentials। ठीक है, ये सारे इंडिविजुअल पोटेंशियल का सम अगर हम ले लेंगे तो दैट विल गिव अस द नेट पोटेंशियल। समझ आ गई बात? ये सब लिख लिया हो तो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे बढ़िए। अब देखिए सर, इसमें जब हम अच्छा, उस सम ऑफ ऑल द पोटेंशियल, वो जो मेथड है उसको हम सुपरपोजिशन प्रिंसिपल भी कहते हैं। ठीक है, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल जैसे फोर्स में होता है, जैसे आपका इलेक्ट्रिक फील्ड में होता है, वैसे ही पोटेंशियल में होता है। फर्क बस इतना है कि फोर्स और फील्ड वेक्टर क्वांटिटी है तो वहां पर वेक्टर सम लेते हैं, और आपका पोटेंशियल इज ए स्केलर क्वांटिटी, तो जो आपका सम होगा दैट वुड बी ऑब्वियसली अलजेब्रिक सम। तो आसान अच्छी बात यह है कि अलजेब्रिक सम होगा ये। ठीक है, अब इसमें अगर हम किसी डाइपोल की बात कर लें, अब मेरी बात और सुनिए बेटा, कि अगर मान लीजिए कि मैं कोई डाइपोल ले लेता हूँ, डाइपोल, ये कोई डाइपोल, तो इस डाइपोल का अगर ये टोटल डिस्टेंस 2a है, सच दैट ये वाला डिस्टेंस a और ये वाला डिस्टेंस a, और इसके सेंटर से ये दूरी r, ये डिस्टेंस r डाइपोल है, इसमें ये -q, ये +q। इस पॉइंट पे अगर हमें पोटेंशियल निकालना हो, if we are supposed to calculate the potential at this point, the potential will be because of the negative charge as well as because of the positive charge। तो ये वाले पॉइंट से इस वाले नेगेटिव चार्ज की जो डिस्टेंस होगी दैट वुड बी इक्वल टू r माइनस ऑफ a, और इस पॉइंट से जो पॉजिटिव चार्ज की जो डिस्टेंस होगी दैट विल बी ऑब्वियसली इक्वल टू r प्लस a। तो पोटेंशियल एट दिस पॉइंट विल बी इक्वल टू द सम ऑफ दीज टू इंडिविजुअल पोटेंशियल। दोनों का पोटेंशियल का अगर आप सम करेंगे तो आप लिखेंगे माइनस ऑफ के क्यू डिवाइडेड बाय आर माइनस ऑफ ए प्लस ऑफ के क्यू डिवाइडेड बाय आर प्लस ऑफ ए। अनडाउटेडली इस केस में आप ये कह सकते हो कि के क्यू विल बी टेकन एज कॉमन, तो दिस विल बिकम इक्वल टू आर स्क्वायर माइनस ऑफ ए स्क्वायर। ठीक है, आर स्क्वायर माइनस ऑफ ए स्क्वायर, इसका एलसीएम ले सकते हैं आप, है ना। तो यहाँ पर पहले वाले टर्म में आर माइनस ए है तो यहाँ आ जाएगा आर प्लस ए, दूसरे वाले टर्म में आर प्लस ए है तो यहाँ आ जाएगा आर माइनस ऑफ ए। तो इस पोटेंशियल को आप फर्दर क्या लिख सकते हो, के क्यू, इस वाले को आप लिख सकते हो माइनस आर प्लस माइनस ऑफ ए प्लस ऑफ आर माइनस ऑफ ए। यही तो आ जाएगा, मैंने कुछ उल्टा तो नहीं कर दिया है। ठीक है, तो यहाँ पर आर से आर कैंसिल हो जाएगा सर। ये निगेटिव में आ रहा है ना, मैंने कुछ ज्यादा वाले में से कम वाले को सब्ट्रैक्ट तो नहीं कर दिया। एक काम करो, इसको रिजल्ट को पॉजिटिव रखने के लिए इसको प्लस कर दो, इसको माइनस कर दो, अदरवाइज रिजल्ट आपका जो है ना वो निगेटिव आ जाएगा, और निगेटिव नहीं लाना हमें। अगर निगेटिव आ रहा है इसका मतलब है कि कम वाले में से आपने ज्यादा वाले को सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो मैं उल्टा कर देता हूँ, ये प्लस क्यू कर देता हूँ और यहाँ माइनस क्यू कर देता हूँ। ठीक है, तो एलसीएम यही आएगा अभी भी, आर स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यहाँ और यहाँ माइनस। अगर आपने ऐसा कर दिया तो इससे क्या होगा सर, ये आर प्लस ए विल बी देयर, माइनस ऑफ आर प्लस ऑफ ए हो जाएगा डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर माइनस ऑफ ए स्क्वायर। आर से आर कैंसिल हो जाएगा तो ये आ जाएगा पोटेंशियल इज इक्वल टू के मल्टीप्लाइड बाय क्यू इंटू 2a डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर माइनस ऑफ ए स्क्वायर। और अगर आप के इन क्यू इंटू 2a करेंगे तो q इंटू 2a क्या कहलाता है, डाइपोल मोमेंट कहलाता है, तो kp डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर माइनस ऑफ ए स्क्वायर। दिस इज द फॉर्मूला फॉर द पोटेंशियल एट द एक्सियल पॉइंट। एक्सियल पॉइंट पे ये फॉर्मूला है। अच्छा, ये सर आपने पूरा ड्राइव क्यों किया, क्योंकि मुझे थोड़ा सा मैं भूल रहा था फॉर्मूला, मैंने पूरा ड्राइव कर दिया है। खैर, तो आपको तो अभी फॉर्मूले से मतलब है कि दिस विल बी द फॉर्मूला फॉर द पोटेंशियल। लिख लिया?
अच्छा, इसी में अगर इक्वेटोरियल पॉइंट होता सर, इक्वेटोरियल पॉइंट का मतलब ये होगा कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर फॉर द डाइपोल। अगर ये इक्वेटोरियल पॉइंट होता, ये अपनी टोटल डिस्टेंस 2 है, ये इक्वेटोरियल पॉइंट है सर, सेंटर से ये पॉइंट यहाँ पर है एट अ डिस्टेंस ऑफ r, तो वहां पर पोटेंशियल की वैल्यू क्या होगी? तो पोटेंशियल एट इक्वेटोरियल पॉइंट इज ऑलवेज इक्वल टू 0, रिमेंबर दैट। पोटेंशियल जो इक्वेटोरियल पॉइंट पे होता है वो कितना होता है? तो पोटेंशियल एट इक्वेटोरियल पॉइंट इज इक्वल टू 0। अच्छा, इसी में अगर मान लीजिए कोई जनरल पॉइंट होता, अगर कोई जनरल पॉइंट का मतलब ये है कि सर ये आपका माइनस क्यू, ये आपका प्लस क्यू, और सर आपने यहाँ पर ये पॉइंट ले लिया, दिस पॉइंट इज जनरल पॉइंट, ये एंगल इज थीटा बिटवीन द डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मोमेंट एंड आर के बीच का जो एंगल है दैट इज थीटा। ठीक है, थीटा इज दिस एंगल, और इस पॉइंट पे पोटेंशियल की वैल्यू लिखना है। तो पोटेंशियल की वैल्यू इस पॉइंट पे कितनी होगी? तो इस पॉइंट पे जो पोटेंशियल की वैल्यू होती है वो होती है के पी कॉस थीटा डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। ये पोटेंशियल का वैल्यू होगा एट एनी जनरल पॉइंट where theta will be obviously angle between, theta angle है, किसके बीच का एंगल है सर? तो theta is the angle between the dipole moment and that position vector, जो r वेक्टर आपने लिया है उसके और इसके बीच का जो एंगल है that is basically called as your theta। और आपको अगर थीटा पता है तो आप इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को लिख सकते हो एट एनी जनरल पॉइंट, और फॉर्मूला क्या रहेगा? तो केपी कॉस थीटा डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। आप खुद सोचिए कि अगर आप एक्सियल पॉइंट पर हैं, एक्सियल पॉइंट पर, तो ये जो एक्सियल पॉइंट पर आपका केपी कॉस थीटा डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, तो थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी एक्सियल पॉइंट पे? 0। थीटा की वैल्यू 0, तो ये हो जाएगा केपी डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। और इसी तरह से अगर आप इक्वेटोरियल पॉइंट पे हैं अगर, तो इक्वेटोरियल पॉइंट पे यही वैल्यू क्या हो जाएगी? तो ये हो जाएगी केपी कॉस 90, बिकॉज इक्वेटोरियल पॉइंट पे जो एंगल होगा दैट विल बी इक्वल टू 90 डिग्री, तो केपी कॉस 90 आ जाएगा। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग आपका थीटा बदलता है, तो थीटा के अकॉर्डिंग आप पोटेंशियल की वैल्यू अलग अलग पॉइंट पे लिख सकते हैं। ठीक है सर, ये लिख लिया होगा शायद फॉर्मूला, आगे बढ़ते हैं। अब देखो, इससे रिलेटेड एक छोटा सा पहले सवाल करके बताओ मुझे, उसके बाद आगे बताता हूँ। मान लीजिए सर मैं आपसे कहता हूँ कि एक डाइपोल है, ये एक डाइपोल है जिसका डाइपोल मोमेंट पी है। आपसे बोला गया कि एक चार्ज है, इस चार्ज को हमें यहाँ से यहाँ ले जाना है। ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला पॉइंट, इट इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 2 मीटर, दिस पॉइंट इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 3 मीटर। एक चार्ज है, चार्ज क्यू, दैट हैज टू बी टेकन फ्रॉम दिस पॉइंट ए टू पॉइंट बी। ये वाला एंगल आपसे बोला गया कि दिस इज इक्वल टू 37 डिग्री, ये वाला एंगल आपसे बोला गया कि दिस इज इक्वल टू 53 डिग्री। तो आपको बताना है कि व्हाट विल बी द वर्क डन इन टेकिंग द चार्ज फ्रॉम ए टू बी। चलिए, ए से बी ले जाने में वर्क बताना है आपको, आप लोगों को वर्क बताना है इन टेकिंग द चार्ज फ्रॉम ए टू बी। क्या आ गई वैल्यू? अगर आप दोनों को 37 और 53 की वैल्यू नहीं याद, तो मैं याद दिला देता हूँ कि साइन 37 या कॉस 37 की जो वैल्यू होती है, याद रखिएगा, ये कॉस 37 की वैल्यू कितनी होती है? कॉस 37 की वैल्यू होती है 4/5, और कॉस 53 की जो वैल्यू होती है दैट इज इक्वल टू 3/5।
आंसर बताइए सर। चलिए सुनिए आप लोगों की खामोशी से। 2 kp डिवाइड बाय 15 फातिमा का आंसर आ रहा है। चलो देखते हैं फातिमा क्या ये आ रहा है या नहीं आ रहा है। सर सीधी बात है कि यहाँ पर ये जो पॉइंट्स हैं जिस पर आपको ये वैल्यू पूछी जा रही है वर्क डन की, या जहां से जहां आप चार्ज को मूव करा रहे हो, इन पॉइंट्स को अगर आप ध्यान से देखो तो दीज आर द जनरल पॉइंट्स फॉर अ डाइपोल। और डाइपोल के किसी भी जनरल पॉइंट पे, डाइपोल के अगर जनरल पॉइंट है तो उस जनरल पॉइंट पे जो आपकी वैल्यू होती है ऑफ पोटेंशियल वो होती है केपी कॉस थीटा डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, है ना। केपी कॉस थीटा डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर ही होती है ना शायद। ठीक है, तो केपी कॉस थीटा डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। तो इसका मतलब है कि पॉइंट ए पे अगर हम देखेंगे तो केपी कॉस थीटा डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, तो आर स्क्वायर की वैल्यू इसी तरह से केपी कॉस थीटा डिवाइड बाय आर स्क्वायर यहाँ पर भी होगा। बट एक बात सिर्फ याद रखना कि जो एंगल आपको मेंशन किया जाएगा या एंगल जो आपको कंसीडर करना है, द एंगल विच इज टू बी कंसीडर्ड इन दिस केसेस, वो एंगल आप डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन के साथ लेंगे। पहला वाला एंगल 37 है, बट अगर आप दूसरा वाला पॉइंट का एंगल देखेंगे तो दिस विल नॉट बी 53, रादर इट विल बी इक्वल टू 180 माइनस ऑफ 37। दिस विल नॉट बी इक्वल टू 53, रादर इट विल बी इक्वल टू 180 माइनस ऑफ 37। ये एंगल की वैल्यू आएगी आपकी। ठीक है, आप ये कह सकते हो कि सर डायरेक्ट 53 क्यों नहीं ले रहे हैं, क्योंकि अगर आप ध्यान से देखो तो 53 इसलिए नहीं ले रहे हैं क्योंकि आपका जो एंगल है 53 वो डाइपोल के डायरेक्शन के रिस्पेक्ट में 53 नहीं बन रहा, उसका ऑपोजिट सेंस में 53 बन रहा है। तो आपको एंगल इस तरह से लेना है कि डाइपोल पे खड़े हो जाओ और उसके बाद आप एंगल मेजर करो। तो डाइपोल पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ है, तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस से आपको बी पॉइंट की तरफ मूव करना है और उस केस में जो एंगल फॉर्म हो रहा है वो आपको कंसीडर करना है। तो ये आपका एंगल है सर, बहुत बढ़िया सर, ये एंगल आपको समझ में आ रहा है। तो आप क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे पोटेंशियल एट ए। जब आप लिखेंगे तो पोटेंशियल एट ए विल बी रिटन एज इक्वल टू के मल्टीप्लाइड बाय पी, बिकॉज मैंने डाइपोल मोमेंट को सिंपली पी दे रखा है तो सिंपली पी लिख दीजिए। तो के पी डिवाइडेड बाय व्हाट, डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, आर की वैल्यू 2 का स्क्वायर इनटू कॉस थीटा, तो कॉस ऑफ 37 डिग्री। तो पोटेंशियल एट ए कैलकुलेट कर लेते हैं। पोटेंशियल एट ए विल बी इक्वल टू केपी बाय 4 इंटू कॉस 37 इज इक्वल टू कितना, तो कॉस 37 इज इक्वल टू 4/5। तो ये 4 से 4 कैंसिल हो गया, तो पोटेंशियल एट ए विल बी इक्वल टू केपी बाय 5। दिस इज द पोटेंशियल एट ए। इसी तरह से अगर सर हमें पोटेंशियल एट बी चाहिए, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ द पोटेंशियल एट बी। तो बी पॉइंट पे अगर हमें पोटेंशियल चाहिए तो बी पॉइंट पे पोटेंशियल की वैल्यू क्या होगी, तो बी पॉइंट पे जो पोटेंशियल की वैल्यू होगी दैट विल बी इक्वल टू केपी डिवाइडेड बाय 3 का स्क्वायर इनटू कॉस ऑफ 180 माइनस ऑफ 37। सॉरी 180 माइनस ऑफ 37 नहीं, 180 माइनस ऑफ 53, सॉरी माय मिस्टेक। जब आप ये एंगल मेजर करेंगे तो ये पूरा एंगल आपका 180 है और ये 53 है, तो ये वाला जो एंगल होगा वो 180 माइनस 53 होगा। मेरी गलती है, वो मैंने 180 माइनस 37 लिख दिया था। तो 180 माइनस ऑफ 53, तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी पोटेंशियल की, तो सर ये हो जाएगी केपी बाई 9। कॉस 180 माइनस थीटा इज माइनस कॉस थीटा, तो ये हो जाएगा सर माइनस कॉस 53। तो इसका पोटेंशियल एट बी विल बी इक्वल टू केपी डिवाइडेड बाय 9, ऑब्वियसली विद अ नेगेटिव साइन ऑफ cos 53 इज 3/5। तो मेरे हिसाब से जो ये वैल्यू आ रही है दैट इज माइनस ऑफ 3 केपी डिवाइडेड बाय 45। ये आपका पोटेंशियल आएगा बी पॉइंट पर। अब इन दोनों को आप ऐड कर लीजिए। ऐड का मतलब ये दोनों ऑटोमेटिकली सब्ट्रैक्ट ही होंगे, तो इन दोनों को आप ऐड कर दीजिए, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ नेट पोटेंशियल। आपको नेट पोटेंशियल डिफरेंस निकल आएगा। और पोटेंशियल डिफरेंस अगर आपका निकल आएगा तो वर्क डन क्या होएगा, तो सर वर्क डन विल बी बेसिकली इक्वल टू द पोटेंशियल डिफरेंस मल्टीप्लाइड बाय द चार्ज व्हिच इज बीइंग मूव्ड। मेरे हिसाब से तो ये वैल्यू आ रही है सर। ओके चलिए सर, अब एक नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। ठीक है, एक नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। पॉइंट नंबर नेक्स्ट, दैट इज बेसिकली द रिलेशन बिटवीन द पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। और ये जरा इंपॉर्टेंट डिस्कशन है, इसको ध्यान से सुनिए। इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल के बीच का जो रिलेशन है वो ये है, E इज इक्वल टू माइनस ऑफ dV बाई dr। ये रिलेशन है वेयर dV इज द पोटेंशियल और रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल विथ रिस्पेक्ट टू द डिस्टेंस
is nothing but electric field. Electric field is equal to rate of change, negative rate of change of potential difference with respect to distance. तो इसमें जो dv by dr है, इस dv by dr को हम potential gradient का भी नाम देते हैं. इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड कैन बी कॉल्ड एज नेगेटिव ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट. पोटेंशियल ग्रेडियंट भी कहते हैं. देखो वैसे भी याद रखो, किसी भी क्वांटिटी का चेंज विथ रिस्पेक्ट टू द डिस्टेंस इज बेसिकली कॉल्ड एज ग्रेडियंट. तो यहाँ पर पोटेंशियल का चेंज है विथ रिस्पेक्ट टू द डिस्टेंस, इसीलिए हम इसको ग्रेडियंट कह रहे हैं. एंड दिस ग्रेडियंट विल बी कॉल्ड एज पोटेंशियल ग्रेडियंट, क्योंकि पोटेंशियल का चेंज है विथ रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस, तो इसलिए इसको पोटेंशियल ग्रेडियंट का नाम दे दिया गया. तो ये हो गया सर हमारा पोटेंशियल ग्रेडियंट. और नेगेटिव ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट इज बेसिकली कॉल्ड एज द इलेक्ट्रिक फील्ड. अच्छा, इसमें एक बात और याद रखिए कि सर यहाँ पर जो dr है, याद रखिएगा इट्स अ पोजीशन वेक्टर, तो इट विल बी अ वेक्टर. और आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो भी आपका वेक्टर क्वांटिटी है, याद रहे. यहाँ पर जो स्केलर क्वांटिटी है दैट इज ओनली द पोटेंशियल, बाकी जो क्वांटिटी है दे आर द वेक्टर क्वांटिटीज. फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ कि यहाँ पर जो आपका पोटेंशियल है वो स्केलर क्वांटिटी है, बाकी क्वांटिटी आर द वेक्टर क्वांटिटीज. ठीक है. क्यों ऐसा मैंने बोला है उसका रीजन अभी आपको समझ में आ जाएगा कि अगर E इज इक्वल टू माइनस ऑफ dv by dr है और मुझे यहाँ पर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, पोटेंशियल गिवन है तो ये है. और अगर मुझे मान लो कि कहीं पर इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है या इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो dv by dr करेंगे. और मान लो कि इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है और पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है तो आप यही काम करेंगे कि E इज इक्वल टू माइनस ऑफ ई डी आर करेंगे. ठीक है. dv इज इक्वल टू माइनस ऑफ ए डी आर करेंगे. तो जब ई डी आर करेंगे तो ये प्रोडक्ट होगा. याद रखो ये जो प्रोडक्ट है ये एक्चुअली में ई डॉट डी आर है. क्यों ई डॉट डी आर है? द रीजन बीइंग कि आपका जो पोटेंशियल है दैट इज अ स्केलर क्वांटिटी, और स्केलर क्वांटिटी तभी आपको मिलेगा जब आप दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट ले लें. तो इस बात को समझिए कि यहाँ पर ये जो ई है और ये जो आपका डी आर है, दीज टू आर वेक्टर क्वांटिटीज, और इन दोनों का जो डॉट प्रोडक्ट है विच इज कॉल्ड एज पोटेंशियल दैट विल बी स्केलर क्वांटिटी. तो दिस इज द डॉट प्रोडक्ट. पहली बात तो आपको ये दिमाग में रखनी है. ठीक है. इसीलिए हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि dv इज इक्वल टू माइनस ऑफ ई डी आर कॉस थीटा. ये भी लिखा जा सकता है सर, वेयर थीटा वुड बी द ऑब्वियसली एंगल बिटवीन डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड dr. हाँ, अगर थीटा की वैल्यू 0 है तो डायरेक्टली आप ई डी आर लिख लेंगे. ठीक है. कोई कष्ट? दूसरी बात इस केस में आप क्या लिख सकते हैं? तो दूसरी बात आप इस केस में ये भी लिख सकते हैं कि dv इज इक्वल टू माइनस ऑफ ई डी आर कॉस थीटा. अगर हम दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दें तो वी कैन गेट द वैल्यू ऑफ पोटेंशियल बिटवीन एनी टू पॉइंट्स. ये आपका dv. ठीक है. ये v इनिशियल, ये v फाइनल. ठीक है. ये r इनिशियल से r फाइनल. तो इसका मतलब है कि v फाइनल माइनस ऑफ v इनिशियल कैन बी रिटन एज इक्वल टू माइनस ऑफ e डी आर कॉस थीटा. ये आप लिख सकते हैं v फाइनल माइनस ऑफ v इनिशियल, r इनिशियल से r फाइनल. अगर मान लीजिए कि इसमें दोनों तरफ हम नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई कर दें, वी मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय द नेगेटिव साइन. अगर दोनों तरफ हम नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई कर दें तो इसी को हम क्या लिख सकते हैं? v इनिशियल माइनस ऑफ v फाइनल इज इक्वल टू ई डी आर कॉस थीटा. मतलब ये प्लस हो जाएगा, राइट साइड पे आप जो साइन आएगा वो प्लस हो जाएगा r इनिशियल से r फाइनल. तो इस बात को समझिए सर, अगर आप फाइनल माइनस इनिशियल कर रहे हैं तो राइट साइड पे नेगेटिव साइन है, और इनिशियल माइनस फाइनल करेंगे तो राइट साइड पे पॉजिटिव साइन होगा. मैं फिर से रिपीट कर देता हूं कि अगर आप फाइनल माइनस इनिशियल कर रहे हैं तो राइट साइड पे नेगेटिव साइन, और अगर इनिशियल में से फाइनल को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो राइट साइड पे पॉजिटिव साइन. ये फॉर्मूला नोट करिए. अभी थोड़ी सी और बात है पहले तो इस पर, उसके बाद क्वेश्चन पे आते हैं. डन. अब सुनिए, ये तो हो गया E इज इक्वल टू माइनस ऑफ dv by dr. मतलब यू कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बाय जस्ट डिफरेंशिएटिंग द वैल्यू ऑफ द पोटेंशियल. अब इस बात को समझिए सर कि आपकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो एक से ज्यादा एक्सिस के अलॉन्ग हो सकती है, उसकी डायरेक्शन एक से ज्यादा हो सकती है डिपेंडिंग ऑन कि जो आपका पोटेंशियल है अगर वो एक से ज्यादा एक्सिस के अलॉन्ग है. पोटेंशियल वैसे ये अलग बात है कि पोटेंशियल इज अ स्केलर क्वांटिटी. तो पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी है, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है. तो पोटेंशियल अगर स्केलर क्वांटिटी है तो इसका मतलब ये नहीं होता कि पोटेंशियल सिर्फ और सिर्फ एक ही डायरेक्शन में होगा और बाकी डायरेक्शंस में नहीं होगा. तो याद रखो पोटेंशियल कैन बी इन मोर देन वन डायरेक्शन. पोटेंशियल कैन बी अलोंग एक्स एक्सिस, पोटेंशियल कैन बी अलोंग वाई एक्सिस, पोटेंशियल कैन बी अलोंग जेड एक्सिस. तो इस केस में अगर कहीं पर भी आपका पोटेंशियल एक से ज्यादा एक्सिस के अलोंग है, ठीक है, एक्स के अलोंग भी है, पोटेंशियल वाई के अलोंग भी है, पोटेंशियल जेड के अलोंग भी है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी भी एक्स एक्सिस के अलोंग भी होगी, वाई एक्सिस के अलोंग भी होगी, जेड एक्सिस के अलोंग भी होगी. तो उस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड को लिखा कैसे जाता है? तो इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी रिटन एज इक्वल टू द पार्शियल डिफरेंशिएशन.
नाम शायद सुना होगा, नहीं सुना है तो अभी समझ लेंगे। माइनस ऑफ डेल बी बाई डेल एक्स आई कैप, माइनस ऑफ डेल बी बाई डेल वाई जे कैप, माइनस ऑफ डेल बी बाई डेल जेड के कैप, माइनस ऑफ डेल बी बाई डेल जेड के कैप। इसको हम कहते हैं पार्शियल डिफरेंशिएशन। यहाँ पर जो ये डेल बी बाई डेल एक्स है, this will represent you the electric field along x axis, this the second one will represent you the electric field along y axis, ठीक है, electric field along y axis, and the third one will represent the electric field along z axis। और इन तीनों का अगर आप वेक्टर सम लेंगे तो you will get the magnitude of electric field, ठीक है, you will get the magnitude of electric field by taking the vector sum of all these, ठीक। अच्छा सर, बहुत बढ़िया रे सर, आर है सर, ओ रे सर, ई रे सर। अब इसमें पार्शियल डिफरेंशिएशन और जनरल डिफरेंशिएशन में फर्क क्या होता है सर? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द टू टाइप ऑफ डिफरेंशिएशन? तो यहाँ पर देखिए सर, यहाँ पर पार्शियल डिफरेंशिएशन वहां पर हम करते हैं जहां पर एक से ज्यादा वेरिएबल हो। इफ वी हैव मोर देन वन वेरिएबल तो उस केस में हम पार्शियल डिफरेंशिएशन करेंगे सर। और पार्शियल डिफरेंशिएशन में करते क्या है? तो पार्शियल डिफरेंशिएशन में याद रखिए, जिस वेरिएबल के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन होगा, ठीक है, उसके अलावा जितने भी वेरिएबल हैं दैट विल बी ट्रीटेड एज कांस्टेंट। मैं फिर से रिपीट करूंगा, पार्शियल डिफरेंशिएशन में जिस वेरिएबल के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन हो रहा है, अदर देन दैट वेरिएबल, जो भी आपका वेरिएबल आएगा उसको हम कांस्टेंट की तरह ट्रीट करेंगे। पता नहीं सर क्या बोले आप नहीं समझ आया। फॉर एग्जांपल, इफ यू आर डिफरेंशिएटिंग द होल क्वांटिटी विद रिस्पेक्ट टू x, तो ऑल्दो y इज अ वेरिएबल बट इट विल बी ट्रीटेड एज अ कांस्टेंट, ठीक है। इसी तरह से अगर आप डिफरेंशिएशन कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू y, तो although x is a variable it will be treated as a constant। इसका मतलब है जिसके रिस्पेक्ट में हम डिफरेंशिएशन करेंगे that will be only treated as a variable and other than that जो भी क्वांटिटी है that will be treated as constant। आई होप आपको मेरी बात समझ में आ गई हो। अभी एक एग्जांपल लेते हैं और क्लैरिटी आ जाएगी। अब जैसे इस पे क्वेश्चन बोला जाए आपसे, क्वेश्चन ऐसे दिया जाए कि सर आपसे क्वेश्चन बोला गया कि फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट 1,1,2 if potential is equal to x square plus of 2y cube plus of 3z square। ये पोटेंशियल की वैल्यू है, आपसे बोला जा रहा है कि भाई यू हैव टू फाइंड आउट व्हाट, तो यू हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड एट दीस कोऑर्डिनेट्स। इन कोऑर्डिनेट्स पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू फाइंड करनी है। यू हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट दीस पॉइंट्स जहां पर x इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 1 और z इज इक्वल टू कितना है 2। क्या करेंगे हम? तो इसको करने के लिए क्या करेंगे, तो देखो इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू डिफरेंशिएशन करेंगे अनडाउटेडली, बट यहाँ पर पोटेंशियल एक्स एक्सिस के अलॉन्ग भी है, वाई के अलॉन्ग भी है, जेड के अलॉन्ग भी है। तो डिफरेंशिएशन जब आप करेंगे तो डिफरेंशिएशन आप करेंगे कैसे? तो यहाँ पर एक्स भी वेरिएबल है, वाई भी वेरिएबल है विदाउट एनी डाउट, और जेड भी वेरिएबल है। तो ये केस है ऑफ मोर देन वन वेरिएबल क्वांटिटी। तो ऐसे केस में हम पार्शियल डिफरेंशिएशन करेंगे, और जब आप पार्शियल डिफरेंशिएशन करेंगे तो when you will be differentiating with respect to x, you will treat other quantities to be as constant, other variable as constant। क्या मतलब? जब आप x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर रहे हैं तो y और z को कांस्टेंट की तरह ट्रीट करिए। जब y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे तो x और z को कांस्टेंट की तरह ट्रीट करिए। और जब z के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे तो फिर सर उस केस में क्या करेंगे? तो उस केस में बाकी जो दो वेरिएबल है उसको आप कांस्टेंट की तरह ट्रीट करेंगे। तो क्या मतलब हुआ सर? देखिए, जब मैं डिफरेंशिएशन कर रहा हूँ डेल अपॉन डेल एक्स, एक्स के रेस्पेक्ट में, तो ऑल्दो आई द होल क्वांटिटी इज देयर, बट वाई और जेड को मैं कांस्टेंट मानूंगा, आई कैप माइनस ऑफ डेल अपॉन डेल वाई, डेल अपॉन डेल वाई एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ 2y क्यूब प्लस ऑफ 3z स्क्वायर। सिर्फ y विल बी टेकन एज वेरिएबल फॉर मी और बाकी x और z जो है वो कांस्टेंट की तरह मैं ट्रीट करूंगा। इसी तरह से माइनस ऑफ डेल अपॉन डेल z, ठीक है, इस केस में एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ 2y क्यूब विल बी ट्रीटेड एज कांस्टेंट। सिर्फ मेरे लिए वेरिएबल कौन होगा? z मेरे लिए वेरिएबल होगा, ठीक है। तो इसका डिफरेंशिएशन अगर मैं करूं तो इन दोनों का डिफरेंशिएशन फॉर मी विल बी जीरो, बिकॉज कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन जीरो होता है सर। तो इन दोनों का डिफरेंशिएशन क्या हो गया मेरे लिए? जीरो। x का डिफरेंशिएशन माइनस ऑफ 2x आएगा। इसी तरह से यहाँ पर x स्क्वायर और z वाले टर्म का डिफरेंशिएशन जीरो, इसका डिफरेंशिएशन आएगा माइनस ऑफ 6y स्क्वायर, और इस केस में x और y डिफरेंशिएशन जीरो, ये हो जाएगा माइनस ऑफ 6z, ठीक है। ये डिफरेंशिएशन आएगा। दिस विल बी द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। दिस इज ऑब्वियसली विद आई कैप, दिस इज ऑब्वियसली विद जे कैप एंड दिस इज ऑब्वियसली विद के कैप, ठीक है। अब हमसे पूछा है कहाँ कहाँ पर आपको पोटेंशियल की वैल्यू बतानी है, तो सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू। तो दीज आर द कोऑर्डिनेट्स 1, 1, 2। इसका मतलब है कि x की वैल्यू 1,
y की वैल्यू 1 और z की वैल्यू 1 1 सॉरी z की वैल्यू 2 1,1,2 पे आपको वैल्यूज बतानी है। तो चलिए लिखते हैं 1,1,2। तो कुछ नहीं करना है, x की जगह 1 रख दीजिए, तो माइनस ऑफ 2 इंटू 1 आई कैप हो जाएगा ये, माइनस ऑफ 6 इंटू 1 जे कैप हो जाएगा ये। इस स्क्वायर है तो स्क्वायर 1 का स्क्वायर भी स्क्वायर रहेगा, माइनस ऑफ 6 इंटू जेड, जेड 2 के कैप हो जाएगा। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड का वेक्टर फॉर्म आ जाएगा। वंस यू गेट द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एज अ वेक्टर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड होगा वो क्या होगा, अंडर रूट ऑफ दिस होल क्वांटिटी। जैसे हम मैग्नीट्यूड निकालते हैं वेक्टर में, तो 2 का स्क्वायर प्लस ऑफ 6 का स्क्वायर प्लस ऑफ 12 का स्क्वायर, दिस विल गिव यू द रिजल्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। मैं फिर से रिपीट कर देता हूं कि पार्शियल डिफरेंशिएशन में याद रखिए कि जिस वेरिएबल के रिस्पेक्ट में आप डिफरेंशिएट कर रहे हो, आप उसको ही सिर्फ वेरिएबल की तरह ट्रीट करेंगे एंड अदर वेरिएबल्स विल बी ट्रीटेड एज कांस्टेंट। आप सिर्फ जिस वेरिएबल के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, दैट विल बी ट्रीटेड एज वेरिएबल एंड अदर वेरिएबल विल बी ट्रीटेड एज कांस्टेंट। डन। चलिए एक सवाल और करिए, उसके बाद एक दो क्वेश्चन और करिए, आप लोगों को करना है। सर इस केस में मैंने फिर से दिया पोटेंशियल, पोटेंशियल की वैल्यू मैंने लिखा है सर, पोटेंशियल इज इक्वल टू एक्स वाई आई कैप प्लस ऑफ, सॉरी पोटेंशियल में मैंने डायरेक्शन लिखा माई मिस्टेक, एक्स वाई प्लस ऑफ वाई स्क्वायर जेड प्लस ऑफ जेड क्यूब एक्स। आपको बताना फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट 2 नहीं 3,2,1 इन कोऑर्डिनेट्स पे यू हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। आंसर बताइए सर।
नहीं हुआ, कंफ्यूज हो गए कि एक ही साथ दो दो वेरिएबल दे रखा है। अच्छा मुझे एक बात बताओ, अगर मान लो कि मैं कहीं पर आपसे कहता हूँ कि y इज इक्वल टू 4x² है, इसमें ये कांस्टेंट है और ये वेरिएबल है, अगर इसका डिफरेंशिएशन होगा तो कैसे होगा? कैन यू टेल मी द डिफरेंशिएशन फॉर दिस? यस फातिमा बताइए डिफरेंशिएशन कैसे होगा? इफ आई हैव वेरिएबल इन प्रोडक्ट विथ कांस्टेंट, तो इस केस में इफ आई हैव टू डू द डिफरेंशिएशन, हाउ विल आई डिफरेंशिएट? कांस्टेंट को बाहर ले लेंगे, बिल्कुल सही बात। अब देखिए इसी तरह से जब यहाँ पर हम डिफरेंशिएशन कर रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए, तो पहले केस में हम डिफरेंशिएट कर रहे होंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो एक्स विल बी ट्रीटेड एज कांस्टेंट एंड बाकी जो क्वांटिटी है दैट विल बी ट्रीटेड एज वेरिएबल। मतलब आप जब माइनस ऑफ डेल अपॉन डेल एक्स लिखेंगे तो एक्स वाई प्लस ऑफ वाई स्क्वायर जेड प्लस ऑफ जेड एक्स क्यूब एक्स आई कैप माइनस ऑफ डेल अपॉन डेल वाई, फिर से ये पूरी वैल्यू लिख दो। वैसे तो ये मैं बार बार वैल्यू इसलिए लिख रहा हूँ बस जस्ट फॉर द प्रैक्टिस, एक बार प्रैक्टिस आपको हो गई तो आप देखते ही उसको डिफरेंशिएट कर सकते हो, मतलब उसको आपको दो बार लिखने की जिस तरह से मैं लिख रहा हूँ ऐसी जरूरत नहीं पड़ेगी अगर एक बार चीजें आपके दिमाग में सेट हो गई तो। माइनस ऑफ डेल अपॉन डेल जेड एक्स वाई प्लस ऑफ वाई स्क्वायर जेड प्लस ऑफ जेड क्यूब एक्स, ये आप लिखेंगे। अब देखिए आप जब डिफरेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो y वाला टर्म भी कांस्टेंट है, z वाला भी टर्म भी कांस्टेंट है। पहले वाले केस में आप देखें तो y इज इन प्रोडक्ट विथ x, तो y बिकॉज इट इज इन प्रोडक्ट विथ x, तो ये आपका जो यहाँ पर डिफरेंशिएशन है y को हम बाहर ले लेंगे और डिफरेंशिएशन किसका करेंगे? तो डिफरेंशिएशन हम x का करेंगे। तो अगर इस केस में हम y को बाहर ले लें और डिफरेंशिएशन x का करें तो x का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा, तो बचेगा क्या? y इंटू वन इज y। गलत या सही? y इज टू वन इज इक्वल टू y बचेगा ना। इसी तरह से दूसरे वाला केस में ये दोनों ही कांस्टेंट है, ये दोनों ही कांस्टेंट है और कहीं पर भी आपका वो नहीं है एक्स नहीं है, तो इसमें तो ये पूरा कांस्टेंट है और सिर्फ कांस्टेंट अगर हो, सिर्फ कांस्टेंट हो विदाउट द वेरिएबल, अगर सिर्फ कांस्टेंट हो तो उसका डिफरेंशिएशन 0 होता है। तो विदाउट द वेरिएबल अगर सिर्फ कांस्टेंट है तो डिफरेंशिएशन की वैल्यू कितनी हो जाएगी? डिफरेंशिएशन की वैल्यू हो जाएगी सर 0, तो इसका डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा। इसमें क्या है, इसमें अगर आप देखें तो फिर से z और x, z इज अ कांस्टेंट बट इट इज इन प्रोडक्ट विद द वेरिएबल, तो x का डिफरेंशिएशन 1 हो गया और z क्यूब बच गया, तो प्लस ऑफ z क्यूब रह जाएगा आई क्या, ये आ जाएगा। इसी तरह से आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर रहे हैं तो ये क्या बच जाएगा? x बच जाएगा, y का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा। यहाँ पर अगर आप y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर रहे हैं तो z भी बचेगा और y भी बचेगा, तो ये हो जाएगा 2yz। ठीक है, और यहाँ पर ये दोनों ही कांस्टेंट है जिसमें से कोई भी वेरिएबल नहीं माना जाएगा, तो इसलिए इसका डिफरेंशिएशन 0, तो ये j क्या है? माइनस ऑफ x और y दोनों ही कांस्टेंट है क्योंकि डिफरेंशिएशन आप z के रिस्पेक्ट में कर रहे हो, तो 0 हो गया। इस केस में ये कितना हो जाएगा? ये वाई स्क्वायर बच जाएगा और यहाँ पर ये कितना हो जाएगा? ये वाला हो जाएगा 3z² x, ये आ जाएगा। अब कहाँ कहाँ पर पूछा गया है वो कोऑर्डिनेट्स पुट कर दीजिए। तो पहली वाली जो कोऑर्डिनेट है आपकी वो पुट करिए, तो x का कोऑर्डिनेट 3 है, y का कोऑर्डिनेट 2 है, तो माइनस ऑफ 2 प्लस ऑफ 1 का क्यूब आई कैप। ठीक है, और x का कोऑर्डिनेट 3 प्लस ऑफ 2 इंटू y कितना है? तो y इज 2 एंड z इज इक्वल टू 1 j कैप माइनस ऑफ y की वैल्यू 2, तो 2 का स्क्वायर प्लस ऑफ 3 मल्टीप्लाइड बाय z स्क्वायर इज 1 इंटू x। ठीक है, ये कैप। अब ये जो भी सॉल्व करके आए बेटे उससे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर पता चल जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर की वैल्यू हो जाएगी माइनस ऑफ 3 आई कैप, ये 2 2 4 4 3 7 7 जे कैप, 3 3 9 9 4 13 माइनस ऑफ 13 के कैप, ये आ जाएगा सर आपका इलेक्ट्रिक फील्ड एज अ वेक्टर। अब इसका मैग्नीट्यूड निकालना है तो आपको जैसे वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालते हो वैसे निकाल लो, जैसा हमने लास्ट केस में करा था, तो वो आप करते रहिएगा। तो बात समझ में आई अभी भी या नहीं आई? इसको नोट करिए। ठीक है सर, इसको नोट कर लिया तो आगे बढ़ते हैं। अब इसी में उल्टा दे दूं मैं, यहाँ पर आपको बेसिकली मैं पोटेंशियल देके इलेक्ट्रिक फील्ड पूछ रहा हूँ। दूसरा केस क्या हो सकता है कि दूसरा केस हो सकता है कि भाई आपको इलेक्ट्रिक फील्ड दे दिया जाए और पोटेंशियल पूछा जाए, तो चलो एक आध करके बता दो। ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, मान लीजिए यहाँ पर पोटेंशियल की वैल्यू है, यहाँ पर पोटेंशियल की वैल्यू 10 वोल्ट। आपको पूछा जा रहा है कि पोटेंशियल एट बी इज इक्वल टू कितना, इलेक्ट्रिक फील्ड इन दिस रीजन इज इक्वल टू 2x
एक स्क्वायर है, इलेक्ट्रिक फील्ड इस रीजन में वो 2x स्क्वायर आई कैप है। आपको पूछा जा रहा है कि बताओ कि अगर मैं ए पॉइंट से बी पॉइंट पे ले जाऊं किसी भी चार्ज पार्टिकल को, तो व्हाट इज द पोटेंशियल एट पॉइंट बी, बी पॉइंट पे पोटेंशियल कितना होगा अगर इस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड 2x स्क्वायर आई कैप है। क्या करोगे सर, व्हाट विल यू डू? इंटीग्रेट तो करिए, इंटीग्रेट करके बताइए। देखिए एक बात समझिए आप लोग कि यहाँ पर अगर सिर्फ x है तो इलेक्ट्रिक फील्ड को हम लिखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू माइनस ऑफ डेल वी बाई डेल एक्स लिखते हैं, या डी वी बाई डी एक्स कह दो तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सिर्फ x है यहाँ पर। ठीक है, इस केस में अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड इतना है तो पोटेंशियल की वैल्यू को आप क्या लिखेंगे, डीवी इज इक्वल टू, मैंने अभी बताया था ई डॉट डी एक्स, ये तो बताया था डॉट प्रोडक्ट। इसका मतलब पोटेंशियल की वैल्यू इतना दिमाग नहीं भी चलाना तो सिंपली 2x स्क्वायर आई कैप है और dx भी आई कैप होता है। देखो एक्चुअली में